औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के हवाले से भी और ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी और सब्जेक्टिव के हवाले से भी। मोटिवेशन जो है स्पेसिफिकली इसके टाइप्स क्या है और इसकी जो थीरीज है, कंटेंट बेस्ड थीरीज ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोसेस बेस्ड थीरीज ऑफ मोटिवेशन, ये हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि इसको कवर कर लें। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है स्पेसिफिकली इसकी जो डिफिनीशन बहुत ही मज़े की डिफिनीशन जो मैंने लिखी है। मोटिवेशन इज इन आर्च, it is a push which speed up an activity to achieve organizational goal। हमारे एक मोहतरम उस्ताद मोहतरम थे पेशावर यूनिवर्सिटी आई आर डिपार्टमेंट के नदीम साहब। अभी तो बहुत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो हमेशा से जब आते थे तो मोटिवेशन की ये तारीफ मैं उसकी ज़ुबान से हमेशा सुनता था कि मोटिवेशन इज़ एन आर्च, इट इज़ अ पुश विच स्पीड अप इन एक्टिविटी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और उसी दिन से 2013 से यही एक डिफिनीशन मेरे जहन से बिल्कुल स्टक कर गई है। और अल्लाह करे मुझसे पूछा जाए तो ये डिफिनीशन जो है बहुत ही मज़े की डिफिनीशन और मुझे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है। मोटिवेशन जो है इट इज़ एन अच, ठीक है, ये एक मेहराब है। इट इज़ अ पुश, ये एक पुश है विच स्पीड अप एन एक्टिविटी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि मोटिवेशन के और जो डिफिनीशन है। अच्छा, द टर्म मोटिवेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव मे बी डिफाइंड एज इन inner state of our mind that activate and directs our behavior। हमारी माइंड की जो इनर स्टेट होती है, इनर एनर्जी होती है जो हमें डायरेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। इट मेक अस मूव टू एक्ट। मोटिवेशन इज समथिंग दैट मूव्स द पर्सन टू एक्शन एंड कंटिन्यूज हिम इन द कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी इनिशिएटेड। मतलब मोटिवेशन जो होती है ये उसी काम में होगी जो ऑलरेडी इनिशिएटेड होगी, जो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस होगी। जो काम ऑलरेडी इन प्रोग्रेस नहीं होगी तो उसमें मोटिवेशन नहीं हो सकती। एक काम है उसको हम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर बंदा मोटिवेटेड है तो उसको सक्सेसफुली कर सकता है। अगर एक काम है उसमें बंदा जो है वो मोटिवेटेड नहीं है तो फिर उसको वो सक्सेसफुली नहीं कर सकता। ठीक है, according to SP Robbins, motivation is the willingness to exert high level of efforts toward organizational goal। एक तो हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स, एक तो एफर्ट्स होता है, एक हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स होता है। जब हम अपना हाई दर्जे का, जब हम हाई लेवल का जो एफर्ट है उसको ऑर्गेनाइजेशनल की गोल अचीवमेंट के लिए यूज करें, कंडीशन बाय द एफर्ट एंड एबिलिटी टू सेटिस्फाई सम इंडिविजुअल नीड्स। दो चीजों को हमने कंडीशन करनी है, एफर्ट एंड एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन। किसी भी बंदे की एफर्ट और एबिलिटीज को जब हम कंडीशन करते हैं, जब हम उनको उनको टाई करते हैं, कंडीशन का मतलब है बांधना, ठीक है, और उसको यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल की गोल के लिए। ठीक है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मोटिवेशन, इसको हम मोटिवेशन कह सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय what motivates them to work and the reward and fulfillment they derive from it। ठीक है, the manager need to know how best to elicit the cooperation of staff and direct their performance to achieving the goals and objectives of the organization। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का की जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स है उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैनेजर किस तरह करता है, आगे थीरीज आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग थीरीज है और उसको हम इंशाल्लाह आज जो है वो कवर करेंगे। अच्छा, टाइप ऑफ मोटिवेशन जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज समथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल वाइल इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज समथिंग फ्रॉम इनर सेल्फ। ठीक है, जब बाहर से जो मोटिवेशन हो रही है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एक्सट्रिंसिक। फॉर एग्जांपल हमारी सैलरी हो गई, जो सोशल सिक्योरिटी हो गई, जो मनी टाइप ऑफ चीज हो गई, प्रेज हो गया, अवार्ड हो गया, ये सारे जो एग्जांपल है ये हमारे पास आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज गियर्ड टुवर्ड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड रीएनफोर्सर। सम एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड आर मनी, प्रेज, अवार्ड। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल रीएनफोर्सर्स आर पॉलिसी एंड प्रोसीजर एज वेल। पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, मनी है, प्रेज है, अवार्ड है, डिसिप्लिनरी एक्शंस है, स्पीडिंग टिकट। स्पीडिंग टिकट्स होते हैं, अक्सर हम लालच देते हैं कुछ वर्कर्स को कि अगर आपने ये कंप्लीट किया ये टास्क तो हम आपको
मैं आपको इतना रिवॉर्ड दूंगा या इतना इनाम दूंगा। देयर इज समथिंग स्पीडिंग टिकट्स, जिसको हम कहते हैं वो टोकन इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी वाली बात है, ठीक है। बाउंड्री सिटिंग मतलब ये कि एक हद सेट करते हैं और कहते हैं कि अगर अगर यहाँ तक कोई पहुंचता है, एक लिमिट सेट करते हैं, अगर यहाँ तक कोई पहुंचता है तो उसको ये मिलेगा, उसको ये मिलेगा, उसको एक कार मिलेगा, उसको जो है इंसेंटिव्स मिलेंगे, उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू बाउंड्री सेटिंग, ठीक है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज एक्सटर्नल इन नेचर, द मोस्ट वेल नोन एंड द मोस्ट डिबेटेड मोटिवेशन इज मनी। सबसे ज्यादा वेल नोन जो है वो क्या है, मनी है। मनी में हमारी सैलरी आती है, ठीक है, बोनसेस आते हैं, कंपनसेशन आते हैं, अलाउंसेस आते हैं। बिलो आर सम अदर एग्जांपल, और भी एग्जांपल्स है। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रिवॉर्ड अवार्ड, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट पैकेजेस हो सकते हैं, बोनसेस हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ मतलब उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको अप्लाई करें एजुकेशन के सिनेरियो में, तो एक हेडमास्टर जो है वो क्या मोटिवेशन दे सकता है अपने वर्कर को, अपने स्टाफ को। तो उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स जो है, जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर उसको नसीहत करनी हो किसी बंदे को तो वो अकेले में करनी चाहिए, अगर तारीफ करनी हो तो वो सबके सामने करनी चाहिए, तो फिर बंदा खुश होता है। दिस इज समथिंग मोटिवेशन। देन सेकंड जो है, उसकी जो निगेटिव पॉइंट्स है उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए अपने स्टाफ के। जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, ऑलवेज बी ऑप्टोमिस्टिक नॉट पेसिमिस्टिक, ठीक है, ये भी एक बात है। अच्छा, अगर हो सके तो हफ्ते में एक दिन जो है कप ऑफ टी, वो भी एज अ मोटिवेशन पे हम यूज कर सकते हैं। या टीचर ऑफ द मंथ, टीचर ऑफ द ईयर के लिए कुछ अवार्ड्स भी हम, या कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह भी हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जब हम करते हैं तो इससे जो मोटिवेशन है क्लासरूम और स्पेसिफिकली स्कूल के अंदर, वो क्या होती है, वो ज़्यादातर मेंटेन रहती है, और जो हमारी स्टाफ होती है, टीचर्स होते हैं, वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। तो और भी एग्जांपल है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, ये देखो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड। बेनिफिट पैकेजेस हम उसको दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर पला ने मतलब अच्छा परफॉर्म किया या उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, जिस तरह अभी तो ये बोर्ड्स और बाइसेस में जो अच्छे पोजीशन आते हैं, तो जिन स्कूल की अच्छी पोजीशन आती है तो बाकायदा उन वो जो टीचर होते हैं उनको अवार्ड मिलता है। तो ये जो है, ये स्पेसिफिकली इसीलिए है कि ये मोटिवेशन का जो है एक टाइप है, ठीक है। बोनसेस भी मिल सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज जो है ये भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, ये अ टाइप ऑफ मोटिवेशन है जो कि इनर इनर टाइप से है, एज गियर टुवर्ड इंटरनल रिवॉर्ड एंड रीएनफोर्सर, ठीक है। इंटरनली people may work at a job because it gave them feeling of competence and a sense of personal control. Doing the job is fun, ठीक है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल वो सेटिस्फेक्शन के लिए, या एक बंदा कॉम्पिटेंट रहता है, सेटिस्फाई रहता है, वो जो है वो क्यूरियोसिटी उसमें आ जाती है, क्रिएटिविटी इसमें आ जाती है। तो दिस इज समथिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। और भी इसके टाइप से आप लोग देख लो, ये जो है एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस एज अ टाइप ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्यूरियोसिटी, तजस्सुस जिसको हम कहते हैं, दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अच्छा, हॉनर, एक बंदा जो है, हर एक बंदा इसका भूखा होता है कि उसको इज्जत मिले, ठीक है। दिस इज समथिंग अगेन रिलेटेड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंस शो करने के लिए, यूनिक शो करने के लिए भी हम क्या करते हैं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अच्छा, ऑर्डर, वी आल नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कोशिश करते हैं कि रहे, दिस इज अगेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। पावर, पावर क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर, ठीक है। तो हम हमेशा ही कोशिश करते हैं ये जो पावर है इसको गेन करने की, कि किसी तरह हम दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, उसको कन्विंस करें। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पावर। इंशाल्लाह पावर हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी है जो लीडरशिप के जो पावर है, जो यूज करता है, कोएर्सिव पावर, लेजिटिमेट पावर, पर्सनल पावर, ठीक है, ये सारे हमने पढ़े हैं पहले, ठीक है। अच्छा, सोशल कंटेक्ट, हर एक बंदा चाहता है कि उसके रिलेशनशिप हो, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सोशल कंटेक्ट, ठीक है। सोशल स्टेटस, वी ऑल हैव द डिजायर टू फील इम्पोर्टेंट, ठीक है। सोशल स्टेटस मीन कि सोसाइटी में मुझे एक मुकाम मिले, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सोशल स्टेटस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दीज आर रिलेटेड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में जो स्पेसिफिकली मनी है, जो बोनसेस है, और जो इंसेंटिव्स है, वो हमारे पास आ जाती है एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। आज अभी जो है
हमारे है मोटिवेशन की थीरीज की तरफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है कंटेंट थीरीज और एक है प्रोसेस थीरीज। कंटेंट थीरीज आपको ये बताएगा कि व्हाट शुड बी, कि मतलब क्या क्या होना चाहिए, बल्कि प्रोसेस थीरीज जो है वो आपको बताएगी हु, ठीक है, मतलब व्हाट, सॉरी, प्रोसेस थीरीज जो है ये आपको बताएगी कि क्या क्या होना चाहिए, जबकि कंटेंट, अच्छा आगे ये चीज़ें आ रही है, थोड़ा मैं इसमें कंफ्यूज है, दैट्स ये देखो, कंटेंट थीरी जो है ये स्पेसिफिकली आप लोग को आंसर करेगी कि व्हाट मोटिवेट्स, कि कौन सी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, जबकि प्रोसेस थीरीज आपको बताएगी कि हाउ टू मोटिवेशन अकर। ठीक है, यहाँ पर ये डिफरेंसेस है कि यहाँ पर प्रोसेस में आपको तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह आपने अपने जो वर्कर होंगे उसको मोटिवेट करने हैं, जबकि कंटेंट में आपको जो है व्हाट, मतलब क्या वो चीजें हैं जो कि वर्कर को मोटिवेट करते हैं, जिस तरह मेजो कहता है कि कुछ फिजियोलॉजिकल नीड्स है, देन उसके बाद सेफ्टी नीड्स है, देन बिलोंगिंग नीड्स है, देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट है, व्हाट द नीड्स। ठीक है, और जिस तरह हाउ का मतलब यही है कि कौन कौन से तरीके हम अप्लाई करें कि अपने वर्कर को हम मोटिवेट रखें, अपने स्टाफ को हम मोटिवेट रखें। ठीक है, तो कंटेंट थीरीज जो है, अगर पीछे हम देखें तो इसमें हमारे पास कंटेंट थीरीज में मेजलो नीड हायरार्की है, हेसबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थीरी है, मैकलेंड नीड थीरी है, एल्डर फर ईआरजी थीरी। ईआरजी थीरी का मतलब है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ नीड्स थीरी। ठीक है, ये जो है स्पेसिफिकली मेजलो थीरी की एक एक्सटेंशन है, उसके एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अच्छा, विक्टर रूम एक्सपेक्टेंसी थीरी, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये हमारे पास प्रोसेस थीरीज में आते हैं। एडम्स इक्विटी थीरी, ये एडम्स इक्विटी थीरी भी बड़े मजे की थीरी है। गोल सेटिंग थीरी जो है ये भी एक थीरी है हमारे पास। और लास्ट जो है, लास्ट वाली जो थीरी है री एनफोर्समेंट थीरीज, जो बिहेवियरिस्ट है स्पेसिफिकली स्किनर, उन्होंने री एनफोर्समेंट थीरीज में जो पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, नेगेटिव री एनफोर्समेंट जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको भी हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो मेजलो की थीरी है, तो मेजलो की थीरी अगर हम देखें तो वहाँ पर उन्होंने 5 बेसिक नीड्स की एक स्ट्रक्चर दी है, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और इन्होंने कहा है कि जो नीड्स पहले पूरा हो जाएगा तो वो नीड वहां पर स्टॉप हो जाएगा और एक बंदा जो है वो आगे जाएगा दूसरे नीड की तरफ। ठीक है, ये देखो वही चीजें रिपीट हो रही है, इसको ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। मेजो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, Maslow hierarchy of need is a theory in psychology proposed by Abraham Maslow in his 1943 paper A Theory of Human Motivation। ये तो मेजलो की थ्योरी ऑलरेडी हम कवर कर भी चुके हैं, हमने इसको मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था, वहां पर जब हम एम सी ग्रेगर और मेक ग्रेगर जो एक थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई थी उस पर जब हम बात कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी। देन अगेन अगेन हमने इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में जब हम पढ़ रहे थे, जो ह्यूमनिस्ट ह्यूमनिस्ट ब्रांच जो थी, ह्यूमनिस्ट अप्रोच जो थी, उसमें हमने मेजलो और कार्ल रॉजर को टच किया था। ठीक है, लेकिन ऐसे सच इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है। A theory of human motivation and psychological review, Meso subsequently extended the idea to include his observation of human innate curiosity। मतलब इंसान के अंदर का जो तजस्सुस है उस पे मेजो ने काम किया, और इन्होंने कहा कि इंसान का अंदर का जो तजस्सुस है वो पहले कोशिश करता है कि वो फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करे, फिर वो कहता है कि वो सिक्योरिटी नीड्स, सेफ्टी नीड्स जो होते हैं उसको फुलफिल करे, फिर उसके बाद वो रिलेशनशिप बनाए, फिर उसके बाद अपने लिए एक रिस्पेक्ट सोसाइटी में बनाए, और फिर उसके बाद जो है फुल पोटेंशियल ह्यूमन, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, वहां तक पहुंचने के ये 5 जो इन्होंने स्टेप्स दिए हैं स्पेसिफिकली, तो वो इनेट क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड मोटिवेशन काज goal directed behavior, it is through motivation that need can be handled and tackled purposefully. This can be understood by understanding the hierarchy of needs by manager. The need of individual serves as a driving force in human behavior। ये देखो, need of individual serves as a driving force। नीड जो होते हैं वो हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है, जबकि मोटिव्स जो होती है वो डायरेक्टिंग फोर्स होती है। ये ड्राइविंग फोर्स है, और नीड जो है ये जरूरी होती है किसी भी बंदे की स्पेसिफिकली सस्टेनेंस के लिए ज्यादातर।
ठीक है। जबकि ड्राइव जो होती है वो ज़्यादातर एक्सटर्नली होती है, अगर वो ना भी हो तो मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आती, लेकिन उसके बगैर बंदा जिंदा रह सकता है। ठीक है। नीड्स में भी कुछ इस तरह के नीड्स है जिसमें बंदा जिंदा रह सकता है उसके बगैर, लेकिन स्पेसिफिकली जो ज़्यादातर नीड्स है उसके बगैर जो है बंदे की जो जिंदगी है उस पर नेगेटिव इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जबकि मोटिव्स अगर किसी को ना भी मिले तो उसकी जो लाइफ है उस पर एज सच इतनी असर जो है डिससेटिस्फेक्शन तो आ जाती है। जिस तरह हैसबर्ग की थ्योरी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें दो फैक्टर्स है, एक है मोटिवेशन और सेटिस्फायर, और दूसरी जो है वो डिससेटिस्फायर है, उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, तो ये आप लोगों को फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मेजलो हैज प्रोपोज्ड द नीड हायरार्की मॉडल, जो कि हम पढ़ चुके हैं, दैट्स वाई मैं थोड़ा इसको थॉरली पढ़ रहा हूँ। ये देखो, ये उसका मॉडल है। पहला जो नीड्स है स्पेसिफिकली वो है फिजियोलॉजी से रिलेटेड, फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसमें हमारे पास क्या क्या है, फॉर एग्जांपल सांस लेना, फूड, वाटर, यहाँ पर सिक्स भी लिखा है फिजियोलॉजिकल नीड्स में। स्लीप, होमोस्टेसिस मीन, होमोस्टेसिस मीन स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है। होमोस्टेसिस की एक थ्योरी है, मुझे याद आई, वो है क्लार्क हल होमोस्टेसिस थ्योरी। उसको भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कि वो क्या है। ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी नीड्स में हमारे पास जो सेफ्टी रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हाउस हो गया, ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है। लव बिलोंगिंगनेस नीड्स में हमारे पास फ्रेंडशिप, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें जो मैरिज वगैरह है ये लव एंड रिलेशनशिप में आते हैं, बिलोंगिंग में आते हैं। स्टीम में जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, अचीवमेंट है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स है, बाई अदर्स है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर एंड बाई अदर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अगर हम देखें, मोरलिटी है, क्रिएटिविटी है, स्पॉन्टिनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिसेस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर हम देखें इसी साइड पे, राइट साइड पे, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। तो अगर किसी से पूछा जाए तो अ पर्सन मोटिवेशन टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। मैंने पहले भी आप लोग को कहा है, अ फुल पोटेंशियल ह्यूमन इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। एज नोन in Maslow hierarchy of needs, a person basic needs must be met before self-actualization can be achieved. मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए जो ये चार बेसिक नीड्स है ये मस्ट बी फुलफिल, ये पूरे होना चाहिए, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो अचीव हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है हिजरान भाई? जी जी आ रही है। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, हेसबर्ग, हेसबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी जो है वो दी है। हेसबर्ग ने कहा था कि कुछ मोटिवेटर्स होते हैं, सॉरी, कुछ सेटिस्फायर होते हैं और कुछ डिससेटिस्फायर होते हैं। ठीक है। सेटिस्फायर वो चीज़ है जिससे हम सेटिस्फाई हो सकते हैं, और डिससेटिस्फाई वो चीज़ है जिससे हम डिससेटिस्फाई होते हैं। ठीक है। एज सच इसका मतलब प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं है कि ये जो मैं फैक्टर बता रहा हूँ ये मैंने पढ़ा था हसबर्ग में, कि ये जो फैक्टर है ये स्पेसिफिकली काम की रुकने में या काम की रुकावट में जो है एक रीज़न बन सकता है, मतलब ये इससे काम जो है वो रुक नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, द हसबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी, दो चीजें इन्होंने यूज की थी, एक थे मोटिवेटर्स और एक थे हाइजीनिक फैक्टर। ठीक है। एज गिवन बाय फ्रेडरिक हसबर्ग एंड हिज एसोसिएट्स, who studies the variable that are perceived to be desirable to achieve goals and the undesirable condition to avoid. In this context, the study was conducted wherein the experiences and feeling of 200 engineers and accountants were analyzed. ठीक है। 200 इंजीनियर्स जो थे उनके एक्सपीरियंसेस जो थे वो क्या किए गए, वो एनालाइज किए गए। दे वर आस्क्ड टू शेयर देयर प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंसेस एंड व्हिच दे फेल्ट एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली बैड। थ्रू दिस स्टडी हसबर्ग कंक्लूडेड दैट देयर आर टू जॉब कंडीशन एंड डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दैट अफेक्ट द बिहेवियर डिफरेंटली। मतलब दो जॉब के जो है अलग अलग कंडीशन है,
दो जॉब के अलग अलग कंडीशन है। जब एक बंदा जो है जॉब में होता है तो उसके दो ऐसे कंडीशन होते हैं जो उसको अलग अलग इफेक्ट करता है। वो कौन कौन से है, आगे हम उसको पढ़ते हैं। कि देखो, मेंटेनेंस एंड हाइजीनिक फैक्टर है, और सेकंड जो है मोटिवेशनल फैक्टर है। तो जो मेंटेनेंस और हाइजीनिक फैक्टर है, ये वही फैक्टर है जिसको हम सेटिस्फायर कहते हैं, ठीक है। और मोटिवेशनल फैक्टर जो है, अच्छा, मोटिवेशनल फैक्टर सेटिस्फायर है, जबकि हाइजीनिक फैक्टर जो है दीज आर डिससेटिस्फायर। मतलब अगर ये ना हो तो बंदा डिससेटिस्फाई होता है, मोटिवेशन फैक्टर अगर हो तो बंदा सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज जो है यहाँ पर कही है। आगे हम देखते हैं, ये देखो, हाइजीन फैक्टर क्या है। हसबर्ग आइडेंटिफाइड 10 मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो कि सराउंडिंग के साथ, जो कि एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक तो मोटिवेशन जो होती है ज़्यादातर इनर से होती है, वो इतनी ज़्यादा आउटर से नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हाइजीन फैक्टर जो है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास क्या है, ये देखो, देट आर नॉट इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ अ जॉब, मतलब इंट्रिंसिक नहीं होते। तो जाहिर बात है एनवायरमेंट से ही रिलेटेड होंगे ना जब इंट्रिंसिक नहीं होंगे। बट आर रिलेटेड टू द कंडीशन इन विच द जॉब हैज टू बी परफॉर्म। दीज आर company policies and administration, technical supervision, job security, working condition, interpersonal relationship with peers, subordinates and supervisors, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ। ये चीज़ें जो है अगर हम देखें तो ये बाहर से है, ये वही चीज़ें हैं हाइजीनिक फैक्टर जो कि हम बाहर से अचीव करते हैं। जबकि मोटिवेशनल फैक्टर वो है, दिस फैक्टर है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पहले भी आप लोग कहा कि ये सेटिस्फायर है, ये बंदे को सेटिस्फाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देयर आर सॉरी there are six factors that motivate employees: achievement, recognition, advancement, work itself, possibility of growth and responsibility. An increase in these factors satisfies the employees, and the decrease in these will not affect the level of satisfaction. ठीक है। तो हेंसबर्ग ने जो है ये वेरिएबल स्टडी किए। कौन से वेरिएबल थे, स्पेसिफिकली दो वेरिएबल थे, एक थे हाइजीनिक फैक्टर और एक है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीनिक फैक्टर जो है ये वो है जो कि जिसको हम डिससेटिस्फायर कहते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर वो है जिसको हम सेटिस्फायर कहते हैं। तो मोटिवेशनल जो होंगे वो इनर से होंगे, और जो हाइजीनिक फैक्टर होंगे वो एनवायरनमेंट से होंगे, ठीक है। तो बस यही इसके जो क्रक्स है, यही पॉइंट्स है। हमने इसको ऐसे इतने डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन जो इसके क्रक्स है हमने वही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, मिक्लेन नीड थ्योरी, ये देखो, मिक्लेन जो है इन्होंने कहा था कि लोग जो होते हैं वो सोसाइटी के अंदर जो उसकी इंटरेक्शन आती है तो उसी से ही सेटिस्फाई होते हैं, उसी से ही वो मोटिवेट होते हैं। इन्होंने कहा था कि 3 टाइप ऑफ मोटिवेशन होती है। एक होती है नीड ऑफ पावर, एक होता है नीड ऑफ एफिलिएशन, एक होता है नीड ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। तो वो बंदे जिसमें नीड ऑफ पावर ज्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, मतलब जो कहेंगे कि मुझे पावर चाहिए, तो उसमें जो पावर वाली क्वालिटीज है, मतलब वो इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को, उसकी डायरेक्शन होगी, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, ठीक है। और वो जो है सुपरविजन भी कर सकता है, गुड सुपरवाइजर भी हो सकता है, और वो जो है पावर भी यूज कर सकता है। दिस समथिंग, वो लोग होंगे जो कि पावर के डिजायर करते हैं, नीड फॉर पावर, ठीक है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि नीड ऑफ एफिलिएशन, तो ये लोग होंगे, ये वही लोग होंगे जो कि मोटिवेट होंगे रिलेशनशिप बिल्डिंग में। ये रिलेशनशिप बिल्ड बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। और इसको रिलेशनशिप बिल्डिंग में, सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन करने में, कोऑपरेशन करने में, डेमोक्रेटिकली चीज़ों को मैनेज करने में, और स्पेसिफिकली ग्रुप में काम करने में ये लोग जो है माहिर होंगे, और इसकी क्वालिटी जो है वहाँ पर ज़्यादा होंगी। नीड ऑफ अचीवमेंट जिस बंदे में होगी तो वो क्या करेंगे, अपने जो गोल है वो चैलेंजिंग रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अचीव करे चीज़ों को, ठीक है। तो ये 3 टाइप ऑफ नीड्स जो है, ये 3 टाइप ऑफ मोटिवेशन जो है, ये मैक्लेन ने दी है, और इन्होंने इसको नीड थ्योरी का नाम भी दिया था, ठीक है। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं इसको। मैक्लेन्स नीड थ्योरी वाज proposed by a psychologist David McLean, who believed that the specific need of the individual are acquired over a period of time and gets molded with one's experience of life.
McLean needs theory is sometimes referred to as three need theory or learn needs theory. ठीक है, मतलब थ्री नीड थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं एंड लर्न नीड थ्योरी भी हम इसको कह सकते हैं। ये देखो, नीड पर पावर, फर्स्ट जो है पावर है। व्हाट इज पावर? पावर इज द एबिलिटी टू इंड्यूस और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। ये तो पावर की डिफिनीशन है, पूछी जा सकती है। ठीक है, द पीपल विद हाई पावर नीड सीक हाई लेवल पोजीशन in its organization so as to अच्छा 1 minute so as to exercise influence and control over others generally they are। ये देखो, ये क्या करेंगे? ये लोग जो होंगे जिसमें नीड ऑफ पावर वाली जो क्वालिटी है वो ज्यादा होती है, वो क्या करेंगे? आउटस्पोकन होंगे, फोर्सफुली वो काम को करने में माहिर होंगे, डिमांडिंग होंगे, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक होंगे, नॉट सेंटिमेंटल होंगे, मतलब वो सेंटिमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, एंड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन, और ज़्यादातर कन्वर्सेशन जो है उसमें क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि उसमें इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये जितनी भी क्वालिटीज है ज़्यादातर ये एक ऑटोक्रेटिक लीडर की है। ठीक है, तो दिस दैट्स समथिंग रिलेटेड टू पावर। अच्छा, नीड फॉर एफिलिएशन किसी के पास अगर हो ये क्वालिटी, तो पीपल विद हाई नीड फॉर एफिलिएशन derives pleasure from being loved by all and tend to avoid the pain of being rejected since the human being are social animals। किसने कहा था? एरिस्टोटल ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल्स। ठीक है, अच्छा, मतलब ये लोग जो कोशिश करेंगे कि लोग इसको मोहब्बत दे, लाव दे और उसकी इज्जत करें। दे लाइक टू इंटरेक्ट एंड बी विद अदर्स वेयर दे फील पीपल एक्सेप्ट देम, पीपल उनको एक्सेप्ट करेंगे। दिस पीपल विद दीज नीड्स लाइक टू मेंटेन द प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप, लोग उसके साथ प्लीजेंट सोशल रिलेशनशिप रखेंगे। एंजॉय द सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड लाइक टू हेल्प एंड कंसोल अदर एट द टाइम ऑफ ट्रबल। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप बनाने में ये लोग अच्छे होंगे। नीड पर अचीवमेंट वाले लोग कैसे होंगे? मैक्लेन फाउंड दैट सम पीपल हैव एन इंटेंस डिजायर टू अचीव। ही हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई अचीवर। कुछ हाई अचीवर के कैरेक्टरिस्टिक ये है। हाई अचीवर टेक द मॉडरेट रिस्क। ये देखो, मतलब हाई रिस्क नहीं लेंगे, मॉडरेट रिस्क लेंगे, यानी कैलकुलेटेड रिस्क वाइल परफॉर्मिंग। ठीक है, जब किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो वो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि इसमें रिस्क रिस्क कितना है। अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें हमने नहीं कूदना, क्योंकि वहां पर हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। ठीक है, द एक्टिविटीज इन द मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट दिस इज अपोजिट टू द बिलीव दैट हाई अचीवर टेक हाई रिस्क। ठीक है, ये उसका अपोजिट है। High achiever seek to obtain the immediate feedback for the work done by them so as to know their progress toward the goal. Once the goal is set, the high achiever puts himself completely into the job. ये देखो, अगर हम कहते हैं कि हमने हेडमास्टर बनना है, तो जो हमारे गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीटली इनटू द जॉब में जाना है। Until it's get completed successfully, जब तक हम हेडमास्टर ना बने, he will not be satisfied until he has given his 100% in the task assigned to him। ठीक है, मतलब 100% वो कोशिश करते हैं कि जो टास्क है, जो उसका गोल है, वो उसको अचीव करे। ठीक है, वो कहते हैं, कोट है कि इफ यू आर नॉट अचीविंग योर गोल, चेंज द मेथड, नॉट द गोल। ठीक है, अगर आप अपने जो गोल है उसको अचीव नहीं कर रहे, उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो अपना जो मेथड है वो चेंज कीजिएगा, ना कि जो आपका गोल है वो चेंज कीजिएगा। ठीक है, ये बड़े मजे की कोट है। Hence, McLean needs theory posit that the person level of effectiveness and motivation is greatly influenced by these three basic needs। ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरी है। थ्योरी में क्या है? स्पेसिफिकली मैक्लेन कहता है कि थ्री टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर पीपल होते हैं। फर्स्ट वो लोग होते हैं जिनको नीड ऑफ पावर होती है। सेकंड वो लोग होते हैं जिनको नीड ऑफ एफिलिएशन होती है। थर्ड वो लोग होंगे जो नीड ऑफ अचीवमेंट पे बिलीव करेंगे। तो नीड ऑफ पावर में वो लोग होंगे जो कि पावर की जो क्वालिटीज रखते हैं। नीड ऑफ एफिलिएशन में वो लोग होंगे जो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन कर सकते हैं। एंड नीड ऑफ अचीवमेंट में वो लोग होंगे जो कि मॉडरेट रिस्क जो है उसको फेस करते हैं, उसको अचीव करते हैं, वो सस्टेन रहते हैं। और सेकंड, उसमें कंसिस्टेंसी रहती है। वो इस तरह नहीं करता कि एक दिन क्लास अटेंड कर ले और 10 दिन वो कहता है कि नहीं बस इंटरव्यू आ जाएगी। आज एक दोस्त का मुझे कॉल आया, पता नहीं किसी ने
जो है उसको नंबर दिया था। मेरे एक दोस्त ने उसको नंबर दिया था, तो उन्होंने फर्स्ट उसका जो है मुझे रेफरेंस दिया कि पला ने मुझे नंबर दिया है, काइंडली आप मुझे थोड़ा गाइड कर लो। मैंने कहा आपकी इंटरव्यू कब है? वो कहता है कि मेरी इंटरव्यू अभी 5 को है, परसों है। तो मैंने कहा आपने कुछ पढ़ा है? वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अभी आप देखो कि इतने नॉन सीरियस एक बंदे जो होते हैं, और लास्ट में वो कहते हैं कि यार ये सिस्टम में खराबी है, हम सेलेक्ट नहीं हुए, फलां ने इस तरह किया, फलां ने इस तरह किया। उनको क्या पता कि ये लोग क्या करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं, 2-2 साल 3-3 साल पढ़ते हैं, उसके बाद भी जब उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलती, वो नहीं पहुंचते, फिर भी वो ब्रेक नहीं होते, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि अपने जो टारगेट है उसको अचीव करें। लेकिन स्टिल अगर इसी तरह के लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि बस मैंने हेडमास्टर भी बनना है लेकिन एक ही दिन में बनना है, तो फिर तो मेरे ख्याल में इट्स इम्पॉसिबल, कि नहीं खिजरान भाई? क्या ख्याल है? सब लोग तो आपकी तरह नहीं होते हैं, 3-3 4-4 साल से पढ़ रहे हैं। बात यही है, ये देखो ये चीजें इस तरह याद नहीं रहती है। अगर ये तीरिज्म हम इसी तरह ना पढ़े, तो आप मुझे ये कहो बहुत ये मुश्किल है, बुझ जाती है। बहुत बहुत ही मुश्किल है। जब तक रिपीटिशन इसकी ना हो, जब तक इसकी यूज ना हो, ये डिके हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, ओके जी, ओके। मुदस्सिर भाई, जी जी। ये एग्जांपल जरा रिपीट कर कौन से वाली? दे। इन ट्रांजिट। एंट्रेंसिक? जी जी जी। अच्छा, एंट्रेंसिक जो है वही चीजें है जो कि अंदर से, जिस तरह एक्सेप्टेंस है, जिस तरह जो है क्यूरियासिटी है, और जिस तरह जो है हम पावर भी इसमें ले सकते हैं, मतलब जो हमारा पावर है, ठीक है। इस चीज़ों को मैं अभी इंशाल्लाह अभी ही आपके लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली आपका इंटरव्यू है कल, इंशाल्लाह दुआएं भी करेंगे। मैं भी दुआ करूंगा, और इंशाल्लाह ग्रुप में भी दुआओं के लिए मैं अपील करूंगा। अल्लाह आपको कामयाब करे, और जिसके तो इंटरव्यू अल्लाह से आपको कल। खुश रखे और हमारे साथ कामयाबी करे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह आप कल एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करोगे, और इसी चीज़ को अभी भी, अभी ही जरूर। जब मैं वाइंड अप करूंगा, तो इसको आपके साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। ओके जी, ओके। तो ये थी आ, एक्सक्यूज मी निक- सर। जी जी। आज एक बंदे ने इंटरव्यू शेयर की थी, लेकिन वो कोई वॉइस मैसेज थे किसी एक ग्रुप में। वो अच्छा अच्छा। समझ मुझे नहीं आया, वो बहुत शोर हो रहा था। तो अच्छा वो बंदा कह रहा था कि उधर वो भी था, किसी भी अपने चॉइस के टॉपिक पे डेमो भी थी। और अच्छा। कह रहे थे कि वो था, मतलब आजकल डेमो का भी वो उस तरफ भी डाइवर्ट हुए है ना। तो आप अच्छा आज कल जो हमारे भाई जिनका है, तो वो एक टॉपिक भी एक शॉर्ट सा प्रिपेयर करे। और प्लस वो ये भी कह रहे थे कि जब मैंने डेमो दिया, वो मैसेजेस होंगे किसी ग्रुप में पड़े होंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा एक ग्रुप से मैसेजेस को दूसरे ग्रुप में, क्योंकि अच्छा। कुछ एडमिन पे रिमाइंड करते हैं। तो अच्छा अच्छा। उधर ये भी लिखा था कि वो उन्होंने उसमें वॉइस में मैसेज में शेयर किया था कि मैंने जब डेमो दिया और फिर मैं आके बैठा, तो बोर्ड जो मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो वो बात भी उन्होंने माइंड की कि आपने तो बोर्ड ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये चंद अच्छा, बातें। मतलब इरेज नहीं किया। जी जी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव जो है इसी। मैच्योरिटी लेवल वो देखना चाहते थे, मैच्योरिटी लेवल। बात तो ये ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो मैनेजमेंट जो है से रिलेटेड वो है, पोस्ट है, तो इसमें डेमो की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कि नहीं? ले ले, कोई इशू नहीं है, हम रेडी है। ठीक है, अपने लिए इस तरह कर लो कि एक ऐसा टॉपिक जिस पे आपका फुल कमांड हो, उसको प्रिपेयर कर लो। और सेकंडली जो जो मेथोडोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, इस तरह नहीं करना कि मतलब आपने। लीडरशिप, लीडरशिप पे मैं डेमो दूंगा, मुदस्सिर भाई लीडरशिप नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है, वो तो मैनेजमेंट से बिल्कुल ही ज़्यादा रिलेटेड है। अभी पैनल मेरे ख्याल में 20 तारीख को ही चेंज हो गया है, दैट्स वाई इसका जो वे है, जो मेथड है, वो चेंज हो गया है। अच्छा, एल्डरफर की जो थीरी है, एल्डरफर ERG थीरी, स्पेसिफिकली मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये जो थीरी है, ये वही थीरी है कि जो कि अब्राहम मेसो ने दी है, उसकी एक्सटेंशन है, बल्कि उसकी कैटेगराइजेशन है। जिस तरह मेसो ने कहा है कि जो दो दो नीड्स है, पहले एक और फिर दो, फिर उसके बाद तीन, फिर चार, फिर पांच, तो इन्होंने उसकी ग्रुपिंग की है थोड़ी सी। एडलर पर कहता है, इनकी जो थीरी है ERG, ई का मतलब है एग्जिस्टेंस, आर का मतलब है रिलेटेडनेस, जी का मतलब है ग्रोथ, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड्स, एंड ग्रोथ नीड्स, तो ये एल्डरपर ने दी है, ठीक है। एल्डरपर ERG theory is the extension of Maslow needs hierarchy, where the Maslow pie needs are categorized into three categories: with existing need,
रिलेटेडनेस नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। देखो इन तीनों में इनको क्या है, इसकी कैटेगराइजेशन की है, ठीक है। इन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है स्पेसिफिकली, उन्होंने ये थियरी दी है, ठीक है। अच्छा इस तरह करते हैं, टाइम थोड़ा कम है, तो कल भी जो है मेरे ख्याल में अच्छा सीमा समीन साहिबा ने जो मेंटल एज के लेवल से एक चीज़ उन्होंने कहा था कि मैं शेयर करूंगी, सॉरी। तो वो अगर शेयर कर ले अभी तो टाइम कम है, इंशाल्लाह इसी एल्डर पर तीर से कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कमिंग टुवर्ड यू सीमा समीन, आप शेयर कर सकते हो जी। जी सर। सर वो इस तरह है कि इंटेलिजेंस टेस्ट से हम मेजर करते हैं ना, या मेजर करते हैं मेंटल एज को। जी जी जी। तो उसके लिए जैसे कि सपोज किसी क्लास में हमने जो बच्चे को देखना है, सपोज मैथ्स में हमने उनको जज करना है, और सपोज 2 क्लास है, अच्छा तो जी जी। 2 क्लास का बच्चा अगर हम उनको एक टेबल 2 का इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या 2 3 4 का, और उनमें से कुछ बच्चे तो जो 2 का कर रहे हैं, और बाकी एक बच्चा ऐसा है या दो जो कि 4 का टेबल भी बिल्कुल फर उसको आ गया, और वो आगे जो है कर रहा है, मतलब कोई एफर्ट्स हमें नहीं करनी पड़ रही, तो ऐसा बच्चा जो है उसका जो है मेंटल एज जो है वो फिर 4 क्लास के या 3 क्लास के बच्चे का है। ओके ओके। क्रोनोलॉजिकल एज तो यही रहेगी, लेकिन मेंटल एज उसकी वो वाली जी जी उस जी। क्लास की काउंट होगी। अच्छा तो फिर तो हम फार्मूला। उसके यानी कि उसके जी जी। जैसे कि जी 2 क्लास के एज का, अगर 2 क्लास की का बच्चा जो है सपोज 7 इयर्स का है, तो या 8 का, तो वहां उसकी एज